नहीं जनरल मलिक, आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है ये बताने में कि कोई अगर दुश्मन किसी जगह पर आपकी जमीन पर आकर बैठ जाए उसके बाद उसे हटाना कितना मुश्किल होता है। इसीलिए अगर हम चाइना की स्ट्रैटेजी को देखें इतने सालों से, तो वो इन चेंज करके थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ बढ़ के इस तरह की चीजें करते हैं, क्योंकि आज जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है आखिर तो वो जो हमारी एक्चुअल जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उससे काफी आगे है। और इन परिस्थितियों में जैसे आपने 80s की दशक की भी बात की, जनरल सुंदर जी की बात हुई, 67 की हम बात कर रहे हैं, क्या हमें एक स्ट्रांग मिलिट्री लीडरशिप इस प्रॉब्लम से निकालेगा, या फिर इसका जो रेजोल्यूशन है वो सिर्फ डिप्लोमेटिक होगा, कम से कम जहां तक चाइना का सवाल है? देखिए, फाइनली जो है ये चीजें डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर आती हैं। तो फाइनल जो रेजोल्यूशन है चाइना के साथ में बाउंड्री का, वो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर ही हो सकता है। पर इस वक्त जरूरत ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हमने अपनी तरफ से बना के रखी है और जिसका कुछ परसेप्शन चाइना को भी है, वहां पर झगड़े नहीं होने चाहिए। 1993 से लेकर आज तक 5 बार 5 एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं और जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल के ऊपर बातचीत भी हुई है, लेकिन चाइना ने आज तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या डिस्प्यूटेड एरियाज जो हैं उसके ऊपर डिलिनिएशन नक्शों के ऊपर मार्क करने से उन्होंने रिफ्यूज किया हुआ है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट अगर हम फाइनल सोल्यूशन की तरफ देखते हैं तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और डिस्प्यूटेड एरिया जो है आपस में समझना चाहिए, उसको नक्शे के मार्क करना चाहिए। जब यहाँ पर लड़ाइयाँ नहीं होगी, यहाँ पर झगड़े नहीं होंगे, तो उसके बाद में आती है सोल्यूशन बाउंड्री की। और उसके ऊपर मैं अभी ये कह सकता हूँ कि 1993 से लेकर अभी तक हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के झगड़ों के ऊपर भी हम पूरा बंद नहीं कर पाए हैं, चाहे कितने लेवल के ऊपर, किसी लेवल के ऊपर बातचीत हुई है। तो जब तक ये पहले नहीं सुलझा पाते हैं और उसको बंद नहीं कर सकते हैं, तो बाउंड्री सॉल्यूशन का तो सवाल नहीं होता है। वाकई जब 93 के बाद से ये समझौता है कि गोली नहीं चलेगी, तो हम विमानों की बात क्या करें। लेकिन एयर चीफ मार्शल कृष्णस्वामी, जिस तरह से चीन अपनी तरफ से फाइटर प्लेन्स अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाके में उड़ा रहा है, वो सीधा सीधा एक चैलेंज हो जाता है, क्योंकि जहां पर एयरफोर्स इन्वॉल्व होती है वहां पर हम समझ जाते हैं कि कुछ ज्यादा सीरियस बात हो रही है। वो भले ही सिर्फ धमकी के लिए रहे, लेकिन मैं आपसे सही सही समझना इस बात को चाहूंगी कि आर्मी का अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो उनमें वॉर का एक्सपीरियंस भी गिना जाता है, सैनिकों की संख्या भी गिनी जाती है। यहां पर जब हम एयरफोर्स का कंपैरिजन करते हैं तो हमें यह देखना होता है कि हम किस जनरेशन का एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी संख्या कितनी है, उनकी संख्या कितनी है। किस तरीके से इतने सालों में आपको लगा है कि हमने एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाने में काम किया है? क्या हम इस सेक्टर पे खास फोकस कर पा रहे हैं? मैडम, ये आज की बात है। आज की बात कह रहे हैं कि एयरफोर्स तो स्ट्रांग है, मगर हमेशा हमारा देश इनिशिएटिव हमेशा वो दुश्मन के पास दिया हुआ था मेरे ख्याल में अब तक। अब देखिए चीन वो उनके इनिशिएटिव पे आ गया है, उनको कैसे आने दिया हम लोग ने कि हम हमेशा इस बार ये हो जाता है कि वो पहले आ जाते हैं, फिर हम अभी इलाज ढूंढ रहे हैं। अभी तो एक बात है, ये तो पॉलिटिकल विल और हमारे कॉन्फिडेंस है, हमारे मिलिट्री की स्ट्रेंथ। आज जो कुछ फर्क है हमारे देश में, ये एयरफोर्स और आर्मी का अलग अलग हम बात नहीं कर रहे। तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव जो एयरफोर्सेस के मतलब उनके हाथ में है कि एक बार हुक्म मिली तो दोनों तीनों मिलके जो करना है जो करेंगे, वो तो उनके हाथ में ही है। तो आप ये तो परसेप्शन है, और कैसे मतलब कॉम्बैट कैसे शुरू होगी, कैसे कहाँ तक पहुंचेंगे, ये तो दोनों पॉलिटिकल डिसीजन और अपनी मिलिट्री के व्हाट यू कॉल एप्रिसिएशन और नहीं, मैं बिना कॉम्बैट की स्थिति की भी बात कर रही हूँ। बिना कॉम्बैट के हमारे मैडम हमारे स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है, और वहाँ पे चाइनीज का जो कंपेयर करेंगे तो हम तो बहुत उनसे मेरे ख्याल में in my assessment we are far superior. We have a better weapon system, we have better skills, हमें बहुत कुछ अच्छी नॉलेज है, और वहाँ पे नजदीक है हम लोग अपनी मतलब बेस एयरफील्ड से, और काफी हम वजन वहाँ पे
delivered weapons,